सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और ऐवान सदर से जारी इलामिये के मुताबिक सदर ममलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तफाक हो गया है। मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी 2024 को मुल्क में इलेक्शन करवाने की तारीख तजवीज़ की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि सदर ममलिकत से आज ही मुशावरत करके कल अदालत में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली और रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए वक्त। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत अच्छी बात है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है, क्योंकि एक गैर यकीनी की जो फजा बनती जा रही थी, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने का ऐलान कर दिया। तो आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखा, ये सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात के लिए 28 जनवरी के बारे में उनके अंदरूनी तौर पर तैयारी जो हो रही थी, तो उनका पहला तो फेज यही था कि हम 28 जनवरी को इंतखाबात करवा दें। लेकिन सियासी जमातों से जो मशावरत हो रही थी उनकी कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, तो उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि फरवरी का पहला हफ्ता जो है वो मुनासिब रहेगा, क्योंकि मौसम जो है वो जनवरी में ठीक नहीं रहता, बर्फबारी होती है, बारिशें होती है। तो फिर इलेक्शन की पाकिस्तान ने तमाम हालात को देखते हुए 11 फरवरी डेट मुकर्रर की। लेकिन ज़ाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तीनों इदारों को इकट्ठा कर दिया, ये सबसे बड़ा जाता है क्रेडिट मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इसके बाद साथ उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक पेज पे ले आए। ज़ाहिर है कि पहले एक पेज पर नहीं थे, सदर मुमलिकत तारीखें देने के रवादार नहीं थे, पुलिस को बार बार ख़त लिख रहे थे जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान स्टैंड ले गया, अखबारात में भी आता रहा और बदमज़गी पैदा हुई, बीच में लॉ मिनिस्ट्री भी आ गई, लेकिन सही फैसला ना हो सका। लेकिन अब इलेक्शन पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म के तहत जो उन्होंने एक पेज पे इकट्ठे हो गए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो 11 फरवरी से नीचे 8 फरवरी आ गए। तो मैं ये बड़ा सही फैसला इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये सही फैसला है। 11 फरवरी भी था ठीक, 4 फरवरी भी ठीक थी, लेकिन 8 फरवरी जो है वो मुनासिब है, बुध का रोज़ है। लेकिन उसमें ये होगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन होगा 14 दिन के, ये मैं आपको आपके चैनल में बता रहा हूँ, मैंने किसी चैनल की बात नहीं की। 14 रोज़ के बाद, यानी जब 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में पाकिस्तान ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी करना है। वो हो जाएगा 22 फरवरी 20 फरवरी के दरमियान, और उसके फ़ौरन बाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इजलास हो जाएंगे और ये 28 फरवरी से 25 फरवरी को इक़्तिदार जो है वो मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तारीख है। 8 फरवरी भी ठीक थी, 4 फरवरी भी ठीक थी, लेकिन बहरहाल अब 8 फरवरी ठीक है। अब ये इसके फौरन बाद मैं बताऊँ आपको, इसके फौरन बाद बाकी बहसें बड़ी चल रही हैं, अब हम पैदा ख़त्म हो गया, क्या सराई ख़त्म हो गई। 25 फरवरी और 28 फरवरी के दरमियान जो है नई मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, चारों सूबों में भी और वफाक में भी। और इसके फौरन बाद मैं आपको बताऊँ, इसके फौरन बाद मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो सीटें खाली हो जाएगी 51, और ये 5 और 6 मार्च को सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा। 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो जाएगा। और इसके फौरन बाद विद इन 10 डेज या 7 डेज के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो ये सारा मार्च का महीना जो है ये इलेक्शन का है, बसंत का महीना है, इलेक्शन भी होते रहेंगे, बसंत भी मनाते रहें। लेकिन ये सारे मामला जो हैं ये मैंने आपको एक शेड्यूल बता दिया, ये होना है। और ये मार्च तक 22 मार्च तक सदर का इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा और 23 मार्च को नया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो होगा वो आर्मी से यौम पाकिस्तान पर इस्लामी रहेगा। तो ये हमारा आपके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है हमारा, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया।
अच्छा कुंवर साहब, एक और बात ये कि इलेक्शन कमीशन कल रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देगा, तो ऐसी बात की जा रही है जो कि आपको लगता है कि क्या हो सकती है कि ये जो इत्तेफाक राय के बावजूद क्या सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान क्या कोई और तारीख दे सकती है जो 8 फरवरी भी ना हो, 11 फरवरी भी ना हो, कोई और तारीख हो? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तारीख देने की जुर्मादार नहीं है। वो अपना आइन और कानून को समझते हैं। उमर अता बंदयाल साहब से गलती हुई थी, उन्होंने 14 मई की तारीख मुकर्रर कर दी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनकी मजवजा तारीख 14 मई को मुस्तरद कर दिया था कि ये आपके दायरा इख्तियार में नहीं है। और उन्होंने उसके हवाले से चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर को बाकायदा 35 पेज का खत लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था जिन्होंने हमारे मामलात में मुदाखलत की और उन्हें पूरी हिस्ट्री बयान करती थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हमारे हर मामले में मुदाखलत करती आ रही है। तो वो हमारे मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं उनका बड़ा आइन और कानून पर बड़ा इतराक है, और ये भी मैं अर्ज करता जाऊँ उन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन का बड़ा एहतराम करते हैं, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को और मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो ये मामला बड़े खुश उसलूबी तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा इस बारे में कुछ ऐन अपना स्टेटमेंट देकर दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर देना है, कभी ठीक है भी 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाए। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जहाँ फिलासफर हैं, आइन और कानून के बारे में उन्हें बड़ा मुकम्मल इदराक है, और सबसे बड़ी अहम बात ये कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अथॉरिटी को, रेट को हमेशा वो काबिल तहसीन समझते हैं और उसकी सपोर्ट करते हैं। एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बड़ी सपोर्ट की थी। तो ये मामला तो हमें नजर आ रहा है सब हर मामला खुशआइन तरीके से मामला तय हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कुंवर साहब, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है, और आज के हुक्म से पहले जब सदर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए तलब किया था, वो नहीं गए थे। अगर उस टाइम मुशावरत हो जाती तो आप समझते हैं मामला बहुत पहले हल हो चुका होता? वो मशावरत में सदर साहब को नहीं खत लिखना चाहिए था। सदर मुमलिकत को पता था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसका सहारा लेते हुए मशावरत नहीं करेगा। उसमें लिखा हुआ था कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन के पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया था। पार्लियामेंट ने सेक्शन 57 में तरमीम करने के बाद उस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी अपनी जगह पर दुरुस्त था, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान पर सियासी दबाव था, उनकी पार्टी की तरफ से भी दबाव था। तो उन्होंने चारों तरफ को देखते हुए खत लिख दिया, उस खत को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। तो उन्होंने उसके बाद मामूलत हासिल करने के लिए लॉ मिनिस्ट्री से रजू किया, तो लॉ मिनिस्ट्री ने भी सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। तो बहरहाल बाद में फिर उन्होंने सदर मुमलिकत ने हालात का जायजा लेते हुए तजवीज़ की शक्ल में दिया कि जी मैं 8 नवंबर को जो है वो तारीख मुकर्रर करता हूँ इलेक्शन की। तो वो भी तजवीज़ की शक्ल में, तो वो भी फिर इलेक्शन पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। और ज़ाहिर है वो सियासी पार्टी के नुमाइंदा भी हैं, वो मेंबर भी हैं, और पार्टी तो नहीं छोड़ी उन्होंने आज सदर बनने के बाद। तो उनकी तरफ से भी दबाव था। उन्होंने चारों तरफ से निगाह रखने के बाद बड़े जहांदीदा सदर हैं पाकिस्तान के, तो मुदब्बर सियासतदान हैं, हम इनकी बड़ी कदर करते हैं। सदर पाकिस्तान बड़े मुदब्बर सियासतदान हैं। वो हालात के मुताबिक उन्होंने सही फैसला उस बीच से सही किया था अपनी पार्टी को खुश करने के लिए। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी मान रख लिया, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी उनका मान रख लिया। जो डेट देते हैं 8 फरवरी वो तस्लीम कर लिया। तो ये सारे मामले एक पेज पर इकट्ठे हो गए। अब इंतखाबात करवाएं, और जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है कि मुझे उम्मीद है कि 25 फरवरी के लगभग नई मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, इलेक्शन गवर्नमेंट। अच्छा कुंवर साहब, एक आखिरी सवाल कि इलेक्शन की तारीख तो आ गई है, लेकिन आईनी मुद्दत में इंतखाबात अभी भी जो ना हो सके, इस तखीर का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? या ये मामला डिस्कस ही नहीं होगा? ज़ाहिर बात है अब तारीख आ गई, कोई बात नहीं, जो वक्त ज़ाया हुआ उसकी जिम्मेदारी किस पर आती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी सूरत हाल होगी। हमारे मीडिया ने इसको हाइपर किया हुआ था। इसकी कोई आईनी तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ देखने पड़ते हैं। ज़मीनी जब नहीं, यहाँ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था जहाँ आइन के तकाजे पूरे करने होते हैं वहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखने पड़ते हैं। इलेक्शन में पाकिस्तान को एड दी मिली, 21 अरब रुपया तलब किया, उसको उन्होंने इनकार कर दिया वज़ारत ख़जाना ने। फिर पार्लियामेंट ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने आर्मी इदारों से, अस्करी इदारों से को 1.5-2 लाख का एहलकार के लिए उन्होंने दरख्वास्त भेजी। तो उन्होंने कहा जी मुल्क की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है, तमाम मुल्क चारों सूबे में दहशतगर्दियाँ हो रही हैं,
तो हम इस मौके पर आपको एहलकार नहीं दे सकते। अब वो एहलकार भी 1,48,000 उनकी भी मिल्कियत उन्होंने इजाज़त दे दी है आर्टिकल 220 के तहत और आर्टिकल 247 के तहत, और इसी तरह से इन्हों को बजट में साबिक़ा हुकूमत के बजट में ये 48 अरब रुपया वो भी इलेक्शन कमीशन को दाखिल हो चुका है, उनके डिस्पोजल पे आ गया, उनके अकाउंट में आ चुका है। तो अब ये सारे मामले तय हो गए हैं, तो मामला इलेक्शन हो जाए, लेकिन बहरहाल अब हालात बेहतर हो गए हैं। ठीक है कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और पीपल्स पार्टी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि पीपल्स पार्टी बार बार इलेक्शन का भी मुतालबा करती रही। बहरहाल अब तारीख आ गई है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है या किसी को ज़्यादा फेवरेट समझा जा रहा है, इस तरह की बातें भी करती रही है कि अब इस तारीख के बाद पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक होती है तो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं। ये और बहुत से सवालात जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। नवीद कमर साहब, इलेक्शन की तारीख सामने आ गई है, जो आप मुसलसल मुतालबा कर रहे थे, तो क्या पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि हाँ, पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि जो आईनी मुद्दत है 90 दिन वाली, उसके अंदर कोई डेट हो, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो ना भी हुई। लेकिन इस वक्त एक तारीख आ गई है, तो बहरहाल ये तकरीबन एक ही टाइम फ्रेम में आती है, फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये खुशाइन बात है कि और कल सुबह जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगी तो उसमें ये नोटिफिकेशन उन्होंने मांगा है। सो होपफुली उसके बाद, जैसे अल्फाज मैं चीफ जस्टिस के इस्तेमाल करूँगा, कि उसके बाद ये एक तारीख पत्थर में लिखी होनी चाहिए कि इसमें उससे ज़्यादा रद्द-बदल फिर की कोई गुंजाइश ना हो। तो मेरा ख्याल है कि ये एक लैंडमार्क फैसला हुआ है आज, और इसमें मुल्क को ओवरऑल भी इलेक्शन से, लेकिन उससे पहले भी जो एक गैर यकीनी हालत थी, उसको कोई नहीं इसमें शुबा कि उसको हर एक जो है वो वेलकम करेगा, और ये एक मोमेंटम बन जाएगा इलेक्शन कराने के लेवल में। तो मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, अब स्टेज पे इस बात की मुखालफत करेगी कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी पार्टी के मफाद में नहीं। ठीक है। अच्छा नवीद कमर साहब, एक और चीज़ है कि इंतखाबात में जो ताख़ीर है वो मरदमशुमारी की वजह से हुई, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, और आपको पता है अदालत में भी इस बात का जिक्र हुआ है दौरान समाअत। फिर पीपल्स पार्टी अब इंतखाबात में जो ताख़ीर हुई, चले बिल आखिर तारीख आ गई फाइनली, लेकिन जो अब तक ताख़ीर हुई उसके ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारे हिसाब से उस वक्त भी जब सेंसस पे CCI में डिस्कशन हो रहा था, तो हमारा अंदाज़ा ये था कि क्योंकि इतनी ज़्यादा रद्द-बदल नहीं है, इंटर प्रोविंशियल कोई चेंजेस नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो स्क्वीज किया जा सकता था, और आईनी मुद्दत के अंदर भी ये हो सकता था। सिर्फ ये कह देने का क्योंकि सेंसस हुआ इसलिए आपको 4 महीने और चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल हम तो ये कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तारीख आ गई ताकि हम आगे बढ़ें और इलेक्शंस हों, ताकि इस चीज़ से हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ से बिल्कुल ही ना हट के। ठीक है। अच्छा नवीद साहब, दूसरी बात ये कि अब इंतखाबात की तारीख आ गई, लेकिन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जिसका बरमला इजहार किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, बिलावल साहब ने इसका इजहार किया, आप लोगों की सीनियर लीडरशिप इस बात का इजहार कर रही है, वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर हो गए? हो गए या नहीं हो गए, ये तो आप हर एक शख्स देख सकता है कि एक पार्टी को ज़ाहिर है सबके ऊपर फौकियत दी जा रही है, और उसी से बाकी माहौल जो है वो नज़र आता है कि भाई अब इस इंडिकेशंस अगर ये हैं कि यही जो है पार्टी वो फेवरेट है आजकल, तो लोगों को भी कहा जाए कि उधर ज्वाइन करो। अब ये आपको पता है, हमें तो एक्सपीरियंस 2018 वाला भी है, दूसरे भी हैं, लेकिन 18 में खासकर एक फेवरेट बनाया गया, उस फेवरेट को क्या क्या सहूलत नहीं दी गई इंतखाबात में, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि जो इंतखाबात हुए वो कंट्रोवर्शियल रहे। हम नहीं चाहते कि ये भी इंतखाबात कंट्रोवर्शियल रहे। हर एक अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर आए हाथ उसमें,
उसके बाद किसी की मेजॉरिटी हो ओवरवेलमिंग तो उसकी हुकूमत होगी, वरना कोलिशन होगी। और पाकिस्तान अब यूज्ड टू हो गया कोलिशन गवर्नमेंट्स के। ठीक है। तो जैसे सर आप लोग कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन नून लीग ये कहती है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और आप लोग उनको फेवरेट कहे चले जा रहे हैं। फिर एक सवाल ये भी होता है कि चले अब तो इलेक्शन की तारीख आ रही है, लेकिन अगर कोई फेवरेट होता है, उसको इतना फेवर दिया जा रहा होता है, आउट ऑफ द वे जाके फेवर दिया जा रहा है, तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, आपके लिए नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो इंतखाबात का मुतालिबा वो करते हैं। काश कैसा होता। नहीं बीबी, अगर डिलेज हो रही है तो डिलेज पे तो कुछ किसी पॉलिटिकल मकसद से डिले हो रही है, तो ये इतनी मासूमियत वाला सवाल नहीं है। जाहिर है कि जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो जितना डिले भी प्रोसेस में होता है वो भी तो एक तरफ का झुकाव नजर आता है। वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हम तो जो भी माहौल है एडवर्स ही सही, क्योंकि उस पार्टी ने तकरीबन कोई भी जो है इलेक्शन वो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन में नहीं किए। हमेशा कुछ न कुछ, एक आमिर दूसरा आमिर तीसरा, तो हमने तो हमेशा ऐसे ही देखे। सो वी आर रेडी फॉर इट। इंतखाबात कराएं ताकि लोग यहाँ से आगे बढ़ सकें। हम भी आगे बढ़ते हैं आपकी इजाज़त से। सर पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये मुतालिबा करते चले आ रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले काफ़ी दिनों से। अब अचानक से हम देखते हैं कि बड़ी जारहाना पोजीशन संभाल ली जरदारी साहब ने, और यहाँ तक हमें सुनने को मिल गया कि जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को मैं वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, और शहबाज शरीफ साहब की भी बतौर वज़ीर आज़म जो 16 महीने की परफॉर्मेंस थी उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर वज़ीर आज़म बनेगा कौन आपके मुताबिक? बिलावल साहब? नहीं, देखिए जाहिर है कि हमारी कोशिश होगी कि हमारी ही पार्टी से बने, और हमारी चॉइस जाहिर है कि चेयरमैन हमारे हैं बिलावल साहब बने। लेकिन ये सारे मामला जो हैं इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद के होते हैं कि कौन कितनी सीटें लेके आता है उसके मुताबिक। लेकिन हमारे दावे तो पहले शुरू हो जाते हैं नवीद कमर साहब। ये दावे तो हम करते हैं, सारे ही करते हैं, सियासतदान करते हैं, लेकिन जो असली बात है वो तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही आएगी। ठीक है। अच्छा सर, तैयारियां तो पहले सुनी थी कि तैयारियां पहले होती हैं, जारी बात है, इलेक्शन कैंपेन होती है, वर्कर्स का मोराल अप रखने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज करने के लिए या एंथुजिज्म बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कहना कि वज़ीर आज़म हमारी पार्टी से होगा, लेकिन दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। उस दिन शर्मिला फारूकी साहबा ने मेरे प्रोग्राम में कह दिया कि सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया पहले से ही। तो सर इंतखाबात की शफाफियत तो पहले से सवाल उठाना शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी ने, अभी से आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कोई सिलेक्टेड होगा, कोई फेवरेट है, उसको ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, यानी आने वाले इंतखाबात पहले से कंट्रोवर्शियल बना दिए गए, हम ये समझें? हम क्या यही रहे हैं कि इस तरह का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए। जो भी जीत के आए इंक्लूडिंग फीमेल, अगर इलेक्शन मुतनाज़े हो गए तो उनके लिए भी गवर्नेंस मुश्किल होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए। पहले काबीना में उनके लोग रखे गए, उसके बाद ये केसेस का सारा मामला हुआ। सो ये ऐसी चीज़ तो नहीं, ढकी छुपी तो नहीं है कि मैं कोई सीक्रेट आपके सामने इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ। ये तो आपके आंखों के सामने सारी चीज़ें हुई है ना। कब ये होता है कि आप लैंड करें एयरपोर्ट पे कोर्ट जो है वो आपकी हाजिरी लगा दे। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। सो ये इम्प्रेशंस कोई मेरे बनाए हुए या घर पे बैठ के किए हुए नहीं हैं। ये तो जो इवेंट्स होती हैं वो इवेंट बोलते हैं कि ये इस तरह से या इस तरह से हो रहा है। आई एम श्योर कि और पार्टियां हैं जो कि शायद हमसे भी ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर रही है, लेकिन अगर सबको चांस मिलना चाहिए तो इलेक्शन भी अच्छा होगा और आगे जो 5 साल का रूल होगा वो भी अच्छा होगा। अच्छा नवीद कमर साहब, आगे की बात तो हम करते हैं, लेकिन जो पीछे 16 महीने हुकूमत की 13 जमातों ने मिलकर, जिसमें 2 बड़ी जमातें, एक आपकी पार्टी और एक नून लीग, अब अगर ये सुनने को मिले कि जी सारा कसूर ही नून लीग का था, क्यों? क्योंकि जी नून लीग ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी। कल दोस्त मोहम्मद खोसा साहब थे मेरे साथ पीपल्स पार्टी से, और प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ड्राइविंग सीट वाला रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने उनसे तो सवाल किया, मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ कि साथ तो आप लोग भी बैठे थे ना, ड्राइविंग सीट वाला का रिस्पॉन्सिबल है, तो साथ को बैठ के सिर्फ सैर कर रहा है, गाड़ी में बैठ के झूले ले रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं, देखिए वैसे तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई फैसला होता है काबीना करती है,
एवरीबडी टेक्स अ रिस्पांसिबिलिटी। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन जब हम ड्राइविंग सीट की बात है, मैंने तो ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन जो वज़ीर आज़म होता है और उसके साथ साथ जो वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला होते हैं, वो जो मेन पॉलिसी ब्लैंक है उसको वो डायरेक्शन वो देते हैं। अगर मुल्क में जो है वो महंगाई होती है या क्या, तो ये इस लॉट के थ्रू आता है ना। हम जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल दूँ कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हम चाह रहे थे कि पॉलिसीज हों जिसमें एक्सपोर्ट्स बढ़े वगैरह वगैरह, लेकिन अगर ओवरऑल पॉलिसी या फाइनेंस की पॉलिसी ये है कि मुल्क में कॉन्ट्रैक्शन करनी है और हमने डॉलर्स रिलीज नहीं करने, तो फिर एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ेंगे ना। तो ड्राइविंग सीट का मतलब ये कि जो सीनियर पार्टनर कह दे वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है। बाकी हर एक इंडिविजुअली अपने अपने एरियाज में, अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री देखें या आप क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री देखें, तो सबने इंडिविजुअली तो बहुत काम करती है, लेकिन कलेक्टिवली जो लोगों को एक शिकायत है कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, नॉट दैट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है तो डिफ्यूज, लेकिन स्टार्ट कहीं और से होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे। ठीक है। अच्छा सर, ये आगे आने वाले इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। जाहिर बात है हर पार्टी तैयारी करके बैठी, और आप लोगों ने जितना लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, आप लोग इलेक्शन का मुतालबा करते रहे बाकी पार्टियों से ज़्यादा, तो आप लोगों की तैयारी भी जाहिर बात है बाकियों से ज़्यादा होगी, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा। तो पंजाब की सूरत हाल मैं जानना चाहूँ तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन कदरे वीक है, ज़्यादातर सियासी तजियाकारों का ये कहना है, और सही जंग अगर मैं कहूँ कि होती पंजाब में है तो आप अग्री करेंगे? क्या पोजीशन देखते हैं आप पीपल्स पार्टी की? नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, पाकिस्तान एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट नहीं है कि भाई एक ही सूबा से आप सारी सीटें ले आए और मुल्क चला रहे हैं। सिंध मुल्क को चलाने के लिए आपको सारों को इकट्ठे लेके करना पड़ता है। और नंबर गेम्स में भी ये होता है कि अगर हाँ पंजाब का बहुत बड़ा शेयर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सूबों की शेयर्स नहीं है या वो नंबर्स कम नहीं करते। नंबर्स एट द एंड जो एग्रीगेट नंबर्स होंगे, ओवरऑल नंबर्स होंगे, वो ही काउंट करेंगे, और इंशाल्लाह उसमें पीपल्स पार्टी आप देखेंगे कि बहुत अच्छी कारकर्दगी। आप पंजाब में पीपल्स पार्टी को आगे देखते हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को आगे देख रहा हूँ, इंक्लूडिंग पंजाब। ठीक है, नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब मेरे साथ मौजूद है। नवीद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। पंजाब में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपको कौन दिखाई देता है? मुस्लिम लीग नून का कॉम्पिटिटर समझते हैं? जी 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 जी। सवाल ये है कि हाँ, जैसे हमारी होम फील्ड सिंध है, तो PMLN और PTI दोनों की होम फील्ड जो है वो सेंट्रल पंजाब है, साउथ का एक अलग निज़ाम, और वहाँ पे उनका आपस में कंपटीशन होगा, और पीपल्स पार्टी उसमें से अपना जहां भी मुमकिन हुआ अपना हिस्सा निकालने की कोशिश करेगी। तो एब्सोल्यूट्स नहीं होते, लेकिन हर एक के अपने अपने एरिया जरूर होते हैं। MPM देख लें, AY देख लें, जो बलोच पार्टीज हैं वो देख लें, हर एक के अपने पॉकेट्स। ठीक है। अच्छा, आपने कहा हर किसी का अपना एरिया होता है, जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनकी प्रेडिक्शंस बड़ी मायने रखती हैं, वो प्रेडिक्शन कर देते हैं और अक्सर उनकी प्रेडिक्शन सही साबित हो जाती हैं। फैसल वाडा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने हाल ही में एक प्रेडिक्शन ये की है कि मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो जाएगा। वो कहते थे नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस एक साथ होंगे और मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो जाएगा। आपको लगता है कि उनकी खबर में या उनके तज्जिए में, उनके प्रेडिक्शन में किसी किस्म की कोई हकीकत साबित हो सकती है? ऐसे जो ऐसे हमारे पास भी लोग हैं जो ख्वाब देख के भी ऐसी बातें करते हैं। बात ये मंजूर बसान साहब की बात कर ये इशू ये नहीं है किसने क्या कहा, इशू ये है कि क्या रियलिस्टिकली क्या हो सकेगा, क्या नहीं हो सकेगा। किसी की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि ये पार्टियां ना आए और यही आ जाए, लेकिन ख्वाहिशों पे तो काम नहीं चलता। ये वाडा साहब की ख्वाहिश है या वाबरा साहब की ख्वाहिश है या अबरा साहब को जिन्होंने फीड किया उनकी ख्वाहिश हो सकती।
अच्छा, मखलूत हुकूमत के बारे में सुनने में आ रहा है कि कोई भी 2/3 मेजोरिटी शायद नहीं ले सकेगा, सादा अक्सरियत नहीं ले सकेगा। आपको लगता है कि मखलूत हुकूमत टाइप सेटअप ही सामने आएगा? फिर वही प्रेडिक्शन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा लेटली जो ट्रेंड रहा है वो यही है कि कोई एक पार्टी बहुत ज्यादा सीट्स लेके नहीं आती। और कहीं कहीं ये भी है कि एक्सपीरियंसेस भी पीएमएलएन को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी 97 में, लेकिन गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर सकी क्योंकि वो उसके अपने एक डायनामिक्स हो जाते हैं जहां आप समझते हैं कि हमें कोई चैलेंज नहीं। तो जहां जो भी हुकूमत, चाहे वो इमरान खान साहब की हो या उससे पहले कि कुछ हुकूमतें हों, अगर वो ये समझे कि हमें अब कोई पहुंच नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता, उसी में जो है वो खराबी होती है, वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। जी ठीक है। नवीद कंवर साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि अगर मखलूत हुकूमत बनती है और पीपल्स पार्टी और नून लीग को दोबारा एक साथ चलना पड़ता है, वो आपसे कहें या आप लोग चलना चाहें नून लीग के साथ या नून लीग वाले आपसे कहें, तो आप लोग दोबारा एक पेज पर आ सकते हैं? क्योंकि अभी जो हम तनकीद देख रहे हैं, जो लफ्ज़ी जंग चल रही है दोनों पार्टियों के दरमियान, उसके बाद फिर दोबारा से एक पेज पर आना। देखिए, ये तो दुनिया की अगर पार्लियामेंट्री हिस्ट्री आप देखें, या पाकिस्तान कोई अजूबा मुल्क तो नहीं है, वहाँ तो इंतखाबात हर एक अपने प्लेटफॉर्म पे करता है और उसके बाद जो सिचुएशन बनती है उसके मुताबिक कोलिशंस बनती हैं। कई मुल्कों में तो आप देखें कि बिल्कुल जो डायरेक्ट हरीफ होते हैं और एक दूसरे की जो है वो शक्ल नहीं देखना चाहते, वो भी कोलिशन पार्टनर्स बन जाते हैं। तो यहाँ तो ये हमारे हाल ही में कोलिशन पार्टनर्स रहे हैं, तो इतना कोई बड़ा इशू तो नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा रिजल्ट्स के बाद ही ये सारी चीजें। सर, एक इशू तो हो सकता है ना कि आपने कहा हाल ही में हमारे कोलिशन पार्टनर्स ये लोग रहे हैं, इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन 16 महीने के बाद ये इशू तो हो गया ना कि ड्राइविंग सीट पे जो बैठा था उससे पूछें, वो रिस्पॉन्सिबल है और कोई रिस्पॉन्सिबल, बाकी सब झूले ले रहे थे, सैर कर रहे थे सीट ड्राइविंग सीट वाले के साथ गाड़ी में बैठ के, कोई फ्रंट सीट पे कोई बैक सीट पे। तो सर फिर हम आवाम पूछेगी किससे? क्योंकि मखलूत हुकूमत में सिर्फ इस बात से घबराहट होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। देखिए, मैं नहीं ये कह रहा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दी थी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का इशू था, इसलिए नवीद कंवर से पूछो, और हर एक ने इकट्ठे होकर कहा था कि भाई नहीं, ये कलेक्टिव इश्यूज होते हैं, आप किसी इंडिविजुअल को नहीं ऐसे पिन पॉइंट कर सकते कि ये फला या फला। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी सवाल इस किस्म का है आप डॉक्टर साहब से पूछें या करें या उससे पहले मैं अफ्ताह से पूछते। बात ये है कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर प्राइम मिनिस्टर मैं होता या बिलावल साहब होते तो शायद पॉलिसीज डिफरेंट होती। हम ये नहीं कह रहे कि हम भाग रहे हैं कि जो भी रिजल्ट आए, और इतना बड़ा आप इसको इसमें कई चीजें अचीव भी हुई है ना, सिर्फ बुराइयों की तरफ आप देख रहे हैं, शेयर जो है वो क्रेडिट की साइड में भी तो जाता है। सर, आप लोग ये बताते हैं, हम हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में हम आइसोलेट हो चुके थे, कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं था, कोई मुल्क हमें रिसीव करने को तैयार नहीं था। वो सारी चीजों को रिपेयर जो किया गया, तो आखिर कुछ तो क्रेडिट भी जाएगा ना। ये कि तो क्या बात हुई, जो भी गवर्नमेंट गई उसको इतना बुरा कहो। सर, तरकीब तो आप लोग कर रहे हैं ना। देखिए जरदारी साहब अगर कहें कि शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने क्या किया, वजारत उज़्मा को किस तरह संभाला, ये तो आप लोग ही हमें खबर देते हैं, फिर हम सवाल पूछते हैं। आई डोंट नो, मैंने तो फ्रैंकली ये देखी भी नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन है जितने हद तक है वो उसको उस में चैलेंज, उससे और बड़ी कहानी बनाने की कोशिश की। अब कल दोस्त मोहम्मद खोसा साहब आपकी पार्टी से उन्होंने ये बोला कि जी वजारत खारजा चूंकि हमारे पास थी, हमने बहुत अच्छे परफॉर्म किया, लेकिन वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने इंसाफ नहीं किया। फिर कंपैरिजन तो आप लोग खुद शुरू कर देते हैं। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। इलेक्शन मोड में हर एक बात करता है, लेकिन आप उस लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ पे फ्रेंकली दोस्त मोहम्मद खोसा साहब हमारी कोalition का हिस्सा नहीं थे, मैं था। ओके, सो कम से कम इतना तो क्रेडिट दें कि जहाँ कोई किसी चीज की कोई लेवल है क्रेडिबिलिटी की, तो उसको फोकियत दें ना। आप किसी भी हमारा वर्कर, आई एम श्योर मैं अपने हल्के में जाऊँ, मेरे वर्कर तो और भी इससे सख्त बात कर जाए, ठीक है, लेकिन क्या ये आप पूरा एक इमेज उससे तो नहीं बना। ठीक है जी, नवीद कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क को इस वक्त जो मुल्की मईशत, सिक्योरिटी खदशात, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग जैसे चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें कर रही हैं। अब इन हालात में मुल्क को सियासी इस्तेहकाम, अवाम का एतमाद, मुआशी और कानूनी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बाद बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। मुल्क की सलामती के खिलाफ महाजराई करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ जंग में पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम और हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं और मुल्क का दिफा कर रहे हैं। और दूसरी जानिब कानूनी निज़ाम में मौजूद सुकुम इन नापाक अज़ाइम रखने वाले दहशत गर्दों को कुचलने के लिए किए जाने वाले इक़दाम को कमज़ोर कर रहे हैं। क्या इसका फ़ायदा मुल्क दुश्मनी करने वालों को नहीं होगा? क्या मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने वालों के हौसले मज़ीद बढ़ नहीं जाएंगे? क्योंकि माजी में ऐसा देखा जा रहा है कि इंतहाई ख़तरनाक दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को सिविल अदालतों की जानिब से रिलीफ मिलता रहा, जबकि फ़ौजी अदालतें बर वक्त इंसाफ फराहम करती रही हैं, जिससे दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की हमेशा कमर टूटती रही है। सवाल अब ये भी पैदा होता है कि हमारे निज़ाम इंसाफ में सुकुम क्यों है जिसकी वजह दहशत गर्दों को रिलीफ मिल जाता है? दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए फ़ौजी अदालतें कितनी ज़रूरी हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शानिया खान साहब आए, समाजी बहबूद निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान। शानिया साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शानिया साहब, मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सियासी और मुआशी मसाइल का सामना है, चैलेंजेस हैं, अंदरूनी बैरूनी दुश्मन मुल्क की सलामती पे आंखें जमाए बैठे हैं। ऐसे में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके क्या असरात देखती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बोल न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। जी बिल्कुल, हमारा मुल्क सब जानते हैं हमारा मुल्क इस वक्त सख्त मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। हमें जो है सियासी जो है वो गहमा गहमी में भी हमारी आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, नो डाउट हम भी ये चाहते हैं, हमारी आवाम भी ये चाहती है कि दहशत गर्दों को जल्द से जल्द जो है कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि सिविल कोर्ट्स में अगर ये केस लगते हैं और शवाहिद ना होने की बुनियाद पर और पेचीदगियों की वजह से जो है ये वहाँ से रिहा हो जाते हैं और फिर ये दोबारा ये दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दियों के जो अपने नाकाम इनकी जो काविशें इनमें सरगर्म नज़र आते हैं, इन सब वजूहात की वजह से आवाम में एक मायूसी नज़र आती है। तो मेरा ये ख़याल है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो ट्रायल्स भी बहुत जल्द से जल्द होते हैं और उनके पास शवाहिद और एविडेंस जमा करने के या पेश करने के जो है उनका नज़रिया, उनका तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि सिविल कोर्ट्स के बनिस्बत जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो ऑप्शन हमारे लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। तो शानिया साहिबा, ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं इनके सहूलतकारों को निशाने इबरत बनाना कितना ज़रूरी है और क्या ये सब निज़ाम इंसाफ में मौजूद इस हुक्म के साथ मुमकिन हो सकेगा? क्या समझती हैं? जी बिल्कुल मुमकिन तो हो सकेगा। मैं एज़ अ पाकिस्तानी मैं अपनी तमाम आवाम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि हम सब का अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि अपनी पाकिस्तान की हिफाजत करें, अपने जो इदारे हैं उनकी हिफाजत करें, अपने पाक अफवाज का साथ दें और वो दिन दूर नहीं कि हम इनको जो है मुँह तोड़ जवाब देंगे और ये अपने जो है अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। अगर ये सिविल कोर्ट के बजाय हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में इनके केसेस लगें और यहाँ पर ये जो है इनके केस आएँ और जल्द से जल्द ये जो है कैफ़िर किरदार तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो शानिया साहब, जो कौमी सलामती और हमारे इदारों के खिलाफ मुहिम जो में मुलव्विस साजिशों को इनकी शहरक से पकड़ना आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है? इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों को ऐसे ही छोड़ देना, क्या इससे हमारे इदारों का नुकसान नहीं होता देखती हैं आप? बिल्कुल हमारे इदारों का नुकसान है। देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जहाँ पर हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर मौजूद हैं, वहाँ हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए भी हमारे जवान हर टाइम मौजूद हैं और वो सरहदों पर भी लड़ रहे हैं। वो हमें रिलीफ है या कोई भी नागानी आफत आती है, वहाँ पर भी हमारे फ़ौज
हमारे साथ खड़ी नज़र आती है। तो हमारे माशाल्लाह हमारे इदारे तो हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं। मसला यहाँ ये है कि हमें अपने इदारों के साथ जो है वो मुखलिस होना पड़ेगा, हमें अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस होना पड़ेगा, तभी हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है, तभी हमारा एक आम शहरी जो है वो सुकून से सो सकेगा। जब तक हम अपने मुल्क के साथ, अपने अफवाज के साथ जो है वो उनके शाना बशाना नहीं खड़े होंगे, तब तक ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। ठीक है। और जो पाकिस्तानी कौम है, हमारे कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे हैं, मुल्की दिफा के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अब ऐसे में इन इक़दामात की हौसला शिकनी क्यों हो रही है, जिससे जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनको लगाम डाली जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता कुछ अरसे में जो है हमारे जो इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हमारे मुल्क के ऊपर जो है उँगलियां उठाई जा रही हैं। इसमें नो डाउट हमारे अपने भी काफ़ी मिले हुए हैं, उनको भी हमें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना होगा। और वो काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम जितनी भी बात करें तो कम रहेगी। अभी हमारा असल मकसद जो है, अब मौजूदा सूरत हाल आप देख लें, पाकिस्तान में हर तरफ से सियासी जो है वो एक जंग छिड़ी हुई है, मुआशी एक अलग जंग छिड़ी हुई है। तो हालात तो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। हमारी कोशिश तो हमेशा से यही रही है और मैं अपनी आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे बढ़ें, आएँ, अपने पाकिस्तानी होने का जो है वो सबूत दें। हक है उनका इस पाकिस्तान पे कि उसकी हिफाजत ये करें। और मैं भी यही चाहूँगी कि पाकिस्तानी आवाम आगे बढ़े और पाकिस्तान की हिफाजत करे। अच्छा, तो शानिया साहब, आप क्या समझती हैं ये जो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फ़ैसला है, मुल्क दुश्मनी में मुलविस किरदारों का हौसला मज़ीद नहीं बढ़ा देगा? क्योंकि इंतहाई ख़तरनाक दहशत गर्दों को माजी में रिलीफ मिलता रहा है। बिल्कुल, माजी में उनको रिलीफ मिलता रहा है, लेकिन देखें एक फ़ौजी के सोचने का नज़रिया और एक आम इंसान के सोचने का जो नज़रिया है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मिलिट्री कोर्ट में ये केसेस जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ ये दुश्मन अनासिर के जो केसेस हैं वो जल्द से जल्द इनको ट्रायल इनके स्टार्ट हो जाएंगे और जल्द से जल्द ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे और ये हमारे मुआशरे में इबरत का निशान बनेंगे। और कोई और जो है वो दहशतगर्दी की तरफ जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा कि उसके साथ ऐसा हुआ और उसको फ़ौरन सज़ा मिल गई, वो फ़ौरन कैफरे किरदार तक पहुँच गया। तो हमें जो है इस चीज़ से दूर रहना होगा। जब तक हम कुछ लोगों को सज़ा नहीं देंगे तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हमें अपने नज़रिए सोचने का नज़रिया ज़रूर बदलना पड़ेगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल सेट करना, मिसाल कायम करना बहुत ज़रूरी है ताकि बाकियों को भी उससे सबक मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, मिसाल कायम करना तो पड़ेगा। सऊदी अरब में आपको पता है चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है और ये हम जब बहुत छोटे थे तब से हम सुनते हुए आ रहे हैं। अभी भी वहाँ पर एक मिसाल कायम हुई भी है, तो वहाँ चोरी करने से पहले लोग 10 दफ़ा सोचते हैं। तो हमारे यहाँ भी इस तरह की मिसालें हमें कायम करनी पड़ेंगी ताकि जो भी ये इस तरफ जाने का सोचे, दहशतगर्दी की तरफ या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की तरफ, तो वो 10 दफ़ा पहले सोचे कि उनका क्या अंजाम हुआ था, हमारा भी उससे बदतर अंजाम होगा। अच्छा, जो हमारे नौजवानों की जहन साजी की गई बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत उनको बाकायदा इस तरफ लगाया गया, ज़ाहिर बात है कच्चे जहन होते हैं, इतना नहीं समझ बूझ रखते हैं, उनको बाकायदा हेट स्पीच के ज़रिए या इस तरह की बात करके उनकी जहन साजी की जाती है। इस हवाले से मैं आपको कॉमेंट चाहूँगी। देखिए बिल्कुल मैंने आपको पहले बताया, हमें अपना थोड़ा सोचने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। हमारा मुल्क माशी हालात से निकलेगा, हमारे मुल्क में इलेक्शन टाइम पर होंगे, हमारी नौजवान नस्ल को जॉब्स मिलेंगी, हमारे नौजवान नस्ल अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करेगी, तो ये नज़रिया बदलेगा। वाकई हमारे नौजवान नस्ल को जो है वो इनकी छोटी उम्र में इनके दिमाग पर इनके इस तरह की ट्रेनिंग्स की जाती हैं कि वो दहशतगर्दी की तरफ आ जाएं। उनको जो है नफ़रत उनके दिल में पैदा की जाती है कि पाकिस्तान हमारा नहीं है। तो हमें इस नज़रिए को बदलना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ हम अपने पेरेंट्स को इसमें
अपने पेरेंट्स को इसमें इनरोल करें कि अपने बच्चों को जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाएं। पाकिस्तान हमारा है, हमने पाकिस्तान में रहना है, हमने इस चीज़ की हिफाजत करनी है। ये चीज़ अगर हम शुरू से अपने बच्चों को सिखाएंगे, पेरेंट्स स्पेशली मदर फादर दोनों अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे तो इस नज़रिए को चेंज करने में इंशाल्लाह एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। और आपको क्या लगता है कि वो वक्त नहीं आ गया कि हमें अपने अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन है उनको पकड़ना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए, उनके सहूलतकारों तक पहुंचना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए? अब नहीं तो कब? बिल्कुल पहुंचना चाहिए, पकड़ना चाहिए उनको। हमारे जो इदारे हैं, हमारे पाक फोर्सेस हैं, हमारे दूसरे इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो लगे हुए हैं, वो पकड़ रहे हैं लोगों को। अब ये है कि ये थोड़ी सी हमें ये खबर पहुंचती नहीं है, ये एक आवाम को पता नहीं चलता। लेकिन हमारी आर्मी, हमारे जो इदारे हैं वो माशाल्लाह उनकी जो सोचने का नज़रिया है या उनके जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो सबसे मुख्तलिफ है और वो फ़ौरन पहुंचते हैं, फ़ौरन पकड़ते हैं दुश्मन अनासिर को भी और उनके सहूलतकारों को भी। ठीक है शानिया खान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसी के साथ ये इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।